हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप सभी को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड की जाती है। एंड अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 Indian Renewable Energy Development Agency Limited, that is IREDA, has signed a joint venture agreement with which of the following organization and Nepal Electricity Authority to develop a 900 megawatt Upper Karnali hydropower project in Nepal। तो recently इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इस एजेंसी ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है SJVN लिमिटेड एंड GMR एनर्जी लिमिटेड के साथ। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ B एंड C आर करेक्ट। इन दोनों के साथ अग्रीमेंट साइन किया है एंड विद द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी डेवलप करने के लिए 900 मेगावाट का अपर करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो आपका नेपाल में। क्लियर है। इवन जो ये प्रोजेक्ट है आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसे पार्शियली ADB ने फंड किया है। ओके, नेक्स्ट चीज, ये टोटल प्रोजेक्ट जो आपका है इट इज ऑफ अ 1.5 बिलियन US डॉलर प्रोजेक्ट और यहाँ पे बोला गया है कि ये 25 साल तक ऑपरेट करेगा। जो भी इसकी कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट होगी, जब मतलब स्टार्ट होगा, उससे 25 साल तक ये आपका काम करेगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट से, इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी उसमें से 108 मेगावाट की सिर्फ नेपाल यूज करेगा, बाकी 792 मेगावाट ये इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा एक और चीज जो नोट करने वाली है, यहाँ पे IREDA ने क्या बोला है कि ये 174.22 करोड़ के अमाउंट से 5% स्टेक जो है एक्वायर करेंगे SJVN लिमिटेड में एंड 10% जॉइंट स्टेक ये आपके एक्वायर करेंगे GMR अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड पावर लिमिटेड एंड करनाली ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। IREDA के करंट CMD है प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The World Bank in its report titled Global Economic Prospect, that is GEP for January 2025 has projected India's GDP will grow at -% for financial year 2026। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट फॉर जनवरी 2025, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ एस्टिमेशन जो दिया गया है वो आपका रहेगा 6.7% का। ठीक है, कितना रहेगा, 6.7% का ये रहेगा। और इवन फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भी सेम ही यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन दी थी 6.5% की। ओके, इवन यहाँ पे जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी मेंशन की गई थी कि ये आपकी स्टेबल रहेगी 2.7% फॉर 2025 एंड 2026 एंड सिमिलर इन दोनों ईयर के लिए जो आपके साउथ एशिया रीजन की ग्रोथ की बात करें तो ये कितना रहेगा, 6.2% मेंशन किया गया था 25 और 26 दोनों के लिए ही। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, अजय बांगा जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में और 1944 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन जैन साइंड अ लोन अग्रीमेंट वर्थ ₹31,802 करोड़ विद अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स विच इज लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, BPCL है, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है 31,802 करोड़ का विद कंसोर्टियम ऑफ बैंक, जिसमें आपके 6 बैंक्स जो हैं आपके आते हैं, जिसको लीड कौन कर रहा है, SBI कर रहा है। कौन कौन से बैंक्स आते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया PNB, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक आपका हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, ये सारे बैंक इस कंसोर्टियम में हैं। ठीक है, और ये अग्रीमेंट जो साइन किया है इसका मेन एम क्या है कि जो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये चाहती है कि एक एक्सपेंशन करे इनकी रिफाइनरी का 11 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फ्रॉम 7.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से, और सेटअप करे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
मध्य प्रदेश के बीना में। तो ये इस लोन अग्रीमेंट का मेन एम था और ये अग्रीमेंट कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के साथ साइन किया है, जिसको लीड कौन कर रहा है, एसबीआई लीड कर रहा है। ठीक है, इस कंसोर्टियम में कौन से बैंक है, ये आपको एज अ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद द वर्कर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स, जो जो आपकी आइसलैंड बेस्ड कंपनी है, फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ जियोथर्मल एनर्जी। तो रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है वर्कर्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और डेवलप करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी को। नाउ ये अग्रीमेंट आपका साइन किया गया था सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो आपके वर्चुअल प्रेजेंस में बेसिकली इनके ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड दूसरी तरफ से आपकी आइसलैंड के एम्बेसडर डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कलसन जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट थे। ओके, नाउ यहाँ पे आप इस एमओयू की जब साइन हुआ था इसकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे इस न्यूज़ में मेंशन किया गया था कि आपका एक असेसमेंट किया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है, एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आपका लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, मतलब इसका हेडक्वार्टर आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इन दोनों ने एक असेसमेंट किया था जिसमें जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 40 जियोथर्मल साइट्स यहाँ पे इनको मिली हैं उत्तराखंड में। ठीक है, वेयर जियोथर्मल एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा वर्किस की बात यहाँ पे की गई है। वर्किस जो है ये काफ़ी आपकी एक लीडिंग कंपनी है आइसलैंड की, जिसके पास ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है जियोथर्मल एनर्जी की फील्ड में। इनके पास एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस ये बेसिकली जो इनका एक्सपीरियंस है ये हमें काम आएगा इन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जो ये अग्रीमेंट इन्होंने उत्तराखंड के साथ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द नवाब अब्दुल्ला सलीम सलम इज अपॉइंटेड एज अ न्यू 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके 53rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, नवाब अब्दुल्ला सलीम सलम। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज लेबनान। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेबनान के ये आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं 53rd, और ये रिप्लेस करेंगे पीएम नजीब अजमी मिकाती को। यहाँ पे जो है नए प्रेसिडेंट का आप जो है इमेज देख सकते हैं, नवाब अब्दुल्ला सलीम सलम की। ठीक है, एंड इस पोजीशन पे आने से पहले, मतलब इलेक्ट होने से पहले, जो नवाब अब्दुल्ला हैं ये सर्व कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 2024 से 2025 के बीच में इन्होंने सर्व किया है। इसके अलावा इन्होंने लेबनान्स एज अ लेबनान्स एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ये आपके रहे थे टू द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 2007 टिल 2017। ओके, लेबनान की बात करें तो अभी इनके प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए थे, जोसेफ आउन, एंड इसकी कैपिटल क्या है, बेरूट, करेंसी क्या है इसकी, लेबनीज पाउंड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन जैन लॉन्च द रीयूजेबल न्यू ग्लेन रॉकेट NG-1 ऑन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा USA, जो फ्लोरिडा USA से आपका लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का ये पहला रीयूजेबल न्यू ग्लेन रॉकेट था। ठीक है, अब बात करें इस रॉकेट की, इस रॉकेट का नाम रखा गया है जॉन ग्लेन के नाम पे, जो पहले अमेरिकन थे जिन्होंने ऑर्बिट किया था अर्थ को। ठीक है, अब ये जो मिशन है इसको NG-1 के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इट इंक्लूडेड द फर्स्ट स्टेज बूस्टर लैंडिंग, जो आपका अटलांटिक ओशन में होगा, वाइल द रॉकेट सेकेंड स्टेज कंटिन्यूज टूवर्ड्स द ऑर्बिट। तो दो चीज़ें इसमें है, एक तो पहला है आपका फर्स्ट स्टेज बूस्टर जो होगा ये आपका अटलांटिक ओशन में लैंड करेगा, वेरएस सेकंड स्टेज जो इसकी है वो ऑर्बिट करेगी आपके अर्थ, मतलब स्पेस में ऑर्बिट करेगी। ओके, ब्लू ओरिजिन की बात करें, इसके CEO हैं डेव लिम्प, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन USA में, और इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, 2000 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द SpaceX Falcon 9 रॉकेट हैज लॉन्च 2 lunar landers, Blue Ghost and Hakuto R mission 2 from Kennedy Space Center, Florida, USA. Now main question here is कि जो ब्लू घोस्ट है इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अबाउट डैश डेज टू रीच द मून। मून में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 45 डेज। ऐसे तो ये 60 डेज का पूरा आपका जो है मिशन है, जिसमें से 45 डेज ये ऑर्बिट करेगा
और 14 दिन ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा लूनर सरफेस पे। क्लियर है? ब्लू घोस्ट जो है इसे डेवलप किसने किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ बात करते हैं सेकेंड, जो आपका है हाकुटो आर मिशन 2 लैंडर, या इसे रेसिलेंस मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे डेवलप किया है आई स्पेस ने, एंड ये आपका लेगा 4 से 5 महीना टू रीच द मून्स मारे फेरिगोरस इन दी फार नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ में लोकेटेड है मून के। ठीक है, इसमें जो ये आपका लैंडर है इसमें क्या क्या भेजा गया है? एक तो रोवर भेजा गया है टेनाशियस, माइक्रो रोवर इसमें भेजा गया है, मून हाउस भेजा गया है जिसे आपका डिजाइन किया है स्वीडिश आर्टिस्ट मिकेल जेनबर्ग द्वारा, और यूनेस्को मेमोरी डिस्क यहाँ पे भेजी गई है फॉर प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस लैंडर में आपकी भेजी गई थी। नाउ आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है इसके सीईओ कौन है? जानसन किम। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका टेक्सास यूएसए में। ओके, आई स्पेस की बात करें, इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं तकेशी हकामाडा। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2010 में और हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है टोक्यो जापान में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, चाइना हैज रिसेंटली इन जनवरी लॉन्च दी फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्विंग 1 या EO1 के नाम से भी इसे जाना जा रहा है। तो कौन सी कंट्री है जिसके लिए या जिसकी पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च की है? इट इज पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की ये पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसका पूरा नाम है पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट PRSEC E01। ओके, ये इसका नाम है और ये सैटेलाइट आपकी लॉन्च की गई थी लॉन्ग मार्च 2T रॉकेट में फ्रॉम दी जीवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेटेड इन दी चाइना। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसका मेन काम क्या रहेगा? ये मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, अर्बन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पाकिस्तान की। ओके, जो सैटेलाइट है इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है? पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन द्वारा जो है इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। नाउ पाकिस्तान की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल आपकी है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ, और प्रेसिडेंट इसके हैं आरिफ अलवी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स हैज साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप एन ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक। तो इनमें से कौन सा IIT है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ C.DOT का जो है अभी MOU साइन हुआ है रिलेटेड टू योर ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट फॉर अ हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक? तो इट इज योर IIT बॉम्बे। ठीक है, इससे पहले अभी हमने पढ़ा था C.DOT ने जो है IIT मंडी के साथ भी कोलैबोरेशन किया था रिलेटेड टू योर 6G रिसर्च। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो आपका था IIT जम्मू, इट इज योर IIT जम्मू जिसके साथ हुआ था टाई अप। IIT दिल्ली के साथ भी हुआ है। तो 6G रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ जो है टाई अप आपका किया है C.DOT ने, जिसमें से रिसेंटली जो किए गए हैं IIT मंडी के साथ, IIT जम्मू, IIT दिल्ली के साथ हुआ है, एंड नाउ इट इज IIT बॉम्बे। ओके, इनके साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है C.DOT का अंडर दी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G कॉल फॉर प्रपोजल इनिशिएटिव, जिसका मेन एम क्या है कि हमारी जो 6G रिलेटेड रिसर्च है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए, एक्सेलरेट हो जाए, स्पीड अप हो जाए, टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ अ 6G टेक्नोलॉजी बाय द 2030। ठीक है, जो ये एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ जो CEO हैं C.DOT के राजकुमार उपाध्याय जी, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आपके IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सुलभ गुप्ता, C.DOT डायरेक्टर्स डॉक्टर पंकज कुमार दलेरा एंड शिखा श्रीवास्तवा, इनके प्रेजेंस में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज फ्रॉम इंडिया हैज जॉइंड द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ऑफ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो रिसेंटली इंडिया की 2 कंपनी ने ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को, जिसका नाम है सीएट टायर्स, जो आपने सुना होगा सीएट लिमिटेड, एंड HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इन दोनों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2018 में इस नेटवर्क की। इसका मेन एम क्या है कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करो, इम्प्रूव करो और सप्लाई चेन को और अच्छा करो। ठीक है, अब ये कैसे होगा कि आप नई टेक्नोलॉजी जो है अडॉप्ट करो। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कहता है नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करो अपने काम में, ताकि और अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिले और आप पार्ट बनो 4th फेज का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का।
ठीक है। अभी जो फेज चल रहा है ये 4th फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसके अंदर हम नई नई टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करेंगे तो हमें और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो ये नेटवर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मेरे फ्रेंड की कंपनी है, ठीक है, हम दोनों की कंपनी है और हम चाहते हैं कि हम नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करें और दुनिया के साथ कदम बढ़ाएं। मतलब पूरी दुनिया में लोग नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, राइट। तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क यही कहता है, और जो इंटरेस्टेड कंपनीज होती हैं वो ज्वाइन करती हैं आपका ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को, ठीक है। इसीलिए अभी सीए टायर और HUL ने इसे ज्वाइन किया है, ठीक है। इंडिया की इस बार 2 कंपनीज हैं जिन्होंने इसे ज्वाइन किया है, फाइन। अब जो ये आपकी कंपनी है, इनकी कौन सी फैसिलिटी ने इसे ज्वाइन किया है, तो एक आपकी तमिलनाडु बेस्ड फैसिलिटी जो है सीए टायर्स की, उन्होंने ज्वाइन किया है, और तिनसुका असम बेस्ड जो आपकी फैसिलिटी है HUL की, उसने ज्वाइन किया है, ठीक है। लाइट हाउस ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी, जैसे कि मैंने आपको वो बताया। और इस नेटवर्क का एम क्या है, एनहांस करना परफॉर्मेंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन बाय अडॉप्टिंग दी न्यू टेक्नोलॉजीज। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज, जैसे AI हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पे बात करें अगर हम एज ऑफ जनवरी 2025 टोटल कितनी कंपनीज हैं इंडिया की जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को, इट इज टोटल 16 इंडियन कंपनीज। और अक्टूबर के मंथ में जो आपकी जुबिलेंट इनग्रीवा है फ्रॉम द गुजरात, इसने इसे ज्वाइन किया था, और अभी सीएट और HUL ने इसे ज्वाइन किया है। क्लियर है। नाउ कुछ और की डिटेल देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि टोटल इस बार जो है 17 न्यू मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं इस कम्युनिटी में। जो पहले 153 थी, अब ये इंक्रीज होके 189 इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे आपके इस नेटवर्क में जुड़ चुके हैं, ठीक है। कुछ नए मेंबर्स जैसे आपके हैं UAE से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, चाइना से जुड़े हैं, जर्मनी, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ताइवान, UK, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड नया एक मेंबर यहाँ पे जो न्यू कमर जुड़ा है, इट इज़ फ्रॉम द अफ्रीका, जिसका नाम है मोरक्को। तो मोरक्को पहली आपकी कंट्री बनी है अफ्रीका से जिसने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है, फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सीएट लिमिटेड के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अर्नब बैनर्जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी शुरुआत 1924 में की गई थी। HUL की बात करें तो इसके CEO है आपके रोहित जावा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1933 में की गई थी। Now next up question है, India recently in January participated in the multinational exercise La Perouse 25, which among the following Indian naval ship participated in the exercise? तो इंडियन नेवी की तरफ से कौन सा नेवल शिप इसमें शामिल हुआ था इस एक्सरसाइज में? इट इज योर INS मुंबई, ठीक है। कौन सा आपका शिप था? INS मुंबई। और इंडिया के अलावा यहाँ पे 8 नेशंस और थे जिसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का HMAS हॉबर्ट जो है इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। ऐसे ही कनाडा का HMCS शामिल हुआ था। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का LCS USS जो है ये इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना था। देन फ्रांस के फ्रेंच CST इसमें शामिल हुआ था इंडिया की तरफ से, INS मुंबई। इंडोनेशिया इस एक्सरसाइज में था, मलेशिया, UK, सिंगापुर इस एक्सरसाइज में था विद अ पेट्रोल वेसल RSN इंडिपेंडेंस। ओके, ये जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किसने किया था? फ्रेंच करियर स्ट्राइक ग्रुप ने। CST ग्रुप जो आपका है फ्रेंच करियर स्ट्राइक ग्रुप, इसने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया, इस एक्सरसाइज को जो है आपका कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ओके, एंड कहाँ पे ये हुआ था आपका? मेलेका, असुंदा एंड लोम्बक जो जगहें हैं बिटवीन योर इंडियन ओशियन एंड इंडियन पैसिफिक ओशियन, वहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो 2023 में आपका प्रीवियस एडिशन हुआ था, एंड कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान जो है वो आपका रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इट इज श्री राम लाइफ इंश्योरेंस। और इसका पूरा नाम आपका है इस प्लान का श्री राम लाइफ सुनिश्चित लाभ। ओके, एलिजिबिलिटी एज की अगर हम बात करें तो 30 डेज से 60 ईयर्स तक की आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है मतलब
एंड एनुअल प्रीमियम जो है ये आपका स्टार्ट होगा 30,000 से, जिसे आप हाफ ईयरली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो और मंथली पे कर सकते हो। ठीक है। Now, this plan offers death benefits up to 160 times the annualized premium and ये आपको tax free maturity payout भी प्रोवाइड करता है for a period of 10 to 40 years and up to maximum age of 101 years. Okay. Now स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की। इसके करंट एमडी आपके हैं मनोज कुमार जैन। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, क्रिसल्स रेटिंग इन इट्स रिपोर्ट हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी टू ग्रो एट -% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली क्रिसल रेटिंग द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें मेंशन किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी 6.7% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इन्होंने इनकी रिपोर्ट में मेंशन किया था कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है इट इज प्रोजेक्टेड कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 4.6% आपकी रहेगी। इसके अलावा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है IIP जो है ये आपका नवंबर मंथ में इंक्रीज हुआ था 5.2% और अक्टूबर मंथ में कितना था 3.7% था। ये सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें क्रिसल्स रेटिंग की। तो इसके कारण MD है सुबोध रॉय, हेडक्वार्टर्स का सुबोध राय एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, जिसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्सटेंडेड द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ BSNL एंड MTNL for another 3 months with effect from 15th January 2025. Who is the current CMD of a BSNL? तो रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया है आपके रॉबर्ट जेरार्ड रवि को और इनका मतलब इनके पास एडिशनल चार्ज है CMD ऑफ BSNL एंड MTNL एंड इनका जो टेन्योर है वो 3 महीने बढ़ा दिया गया है। तो 14 अप्रैल 2025 तक इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, करेंटली ये सर्व कर रहे हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इन दी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का MTNL का। तो पहला BSNL है, इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। MTNL की शुरुआत की गई थी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर हैज लॉन्च अ बुक टाइटल पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इन न्यू दिल्ली। द बुक इज ऑथर्ड बाय डैश। तो इस बुक को किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय योर KS चौहान जो सीनियर एडवोकेट हैं एंड इस बुक को पब्लिश किया है मोहन लॉ हाउस पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिमूव्ड from restrictive entity list by the USA Bureau of Industry and Security। तो USA की जो BIS है इसने रिसेंटली इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिमूव कर दिया है रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट से। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एक तो आपकी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है IREL इंडिया लिमिटेड, तीसरा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने जो है रिमूव कर दिया है रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट से। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। जो ये लिस्ट है इसमें आपकी जो है फॉरेन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है उससे कंट्री को खतरा है तो इस वजह से उसको बैन कर देते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को यहाँ पे बैन किया जाता है। ठीक है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आए हैं तो वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, इस वजह से माना जा रहा है कि ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हटाई गई हैं। ठीक है। ये लिस्ट पब्लिश कौन करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी इसे पब्लिश करती है। नाउ USA की बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, कैपिटल इसकी है वॉशिंगटन DC, करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो रिसेंटली हमने जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे जो है वो ऑब्जर्व किया है और इट वाज योर 20th एडिशन। ठीक है। कौन सा एडिशन था? 20th एडिशन जो ऑब्जर्व किया गया था 19th जनवरी को। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C
कौन सा एडिशन था? 20th एडिशन था। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो जो एनडीआरएफ है इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? पीयूष आनंद इनका नाम है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है एनडीआरएफ का न्यू दिल्ली में, एंड 2006 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसी के साथ जो 20th एडिशन था इसमें इसे अटेंड किया था अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, और उनके द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है इनॉग्रेट किए गए थे, और कुछ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसकी अमाउंट, जिसका वर्थ आपका अप्रॉक्सीमेटली 220 करोड़ का है। ठीक है, जैसे आपका प्रोजेक्ट है नेशनल साउथ कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आंध्र प्रदेश में, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ऐसे ही 10th बटालियन जो आपकी है एनडीआरएफ की, इसको भी आपका इनॉग्रेट किया गया था। देन रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर एटा सोपाल जो 9th बटालियन का कैंपस है उसको इनॉग्रेट किया गया है। देन ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटीग्रेटेड इंडोर शूटिंग रेंज, जो आपका जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। और इसमें जो आईपीएस होंगे आपके आईपीएस ऑफिसर, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर शूटिंग। ओके, एंड इसका अमाउंट कितना है, कितने लागत से इसको बनाया जा रहा है? 27 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। एंड इसमें जो है इसकी रेंज आपकी 50 मीटर्स की होगी, और 10 लेन यहाँ पे रखी गई हैं, ताकि एक साथ 10 जो पर्सन है वो प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकें। Now next आपका क्वेश्चन है, which African country recently in Jan joined the BRICS as a 9th पार्टनर कंट्री? तो इनमें से कौन सी आपकी अफ्रीकन कंट्री है जो रिसेंटली जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ 9th पार्टनर कंट्री? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर नाइजीरिया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। नाइजीरिया से पहले युगांडा जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी थी जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था एज अ पार्टनर कंट्री। ओके, नाउ कौन कौन सी यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज हैं आपकी ब्रिक्स की? बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। ये आपकी 9 पार्टनर कंट्रीज हैं। अगर हम फुल मेंबर्स की बात करें तो देखो आप सभी को पता है जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और आपका जो चाइना है और आपका साउथ अफ्रीका है, ये सारी आपके जो हैं पुराने मेंबर्स हैं। 2024 में कौन से मेंबर आपके ऐड हुए हैं फुल मेंबर, वो देख लेते हैं। जैसे इजिप्ट हो गया, ईरान, यूएई हो गया, इथोपिया हो गया, और अभी 2025 में इंडोनेशिया यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया की बात हो रही थी। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? इट इज़ अबूजा। प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू। करेंसी क्या है? नाइजीरिया नायरा इसकी करेंसी है। एक और चीज़, इंडोनेशिया की बात कर ही रहे थे। इंडोनेशिया जो है ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनी है। इट बिकम्स दी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टाइटल्ड वाइल्ड फिक्शन? तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनके द्वारा वाइल्ड फिक्शन बुक जो है वो लिखी गई है? इनका नाम आपका है अमिताभ घोष। ठीक है, ही इज अमिताभ घोष। यहाँ पे आप जो है इनकी बुक देख सकते हैं, वाइल्ड फिक्शन एसेस रिटन बाय अमिताभ घोष। और इस बुक को पब्लिश किसने किया है? 4th ई-स्टेट इंडिया द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि 2019 में अमिताभ घोष जी पहले आपके इंग्लिश लैंग्वेज राइटर बने थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो आपका दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्लोड डाउन एट -% इन 2024। तो आपकी ILO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिस रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपका कम हुआ है। कितना परसेंट कम हुआ है 2024 में? इट इज 5%। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं, की हाइलाइट्स आपके हैं। जैसे इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फाइनेंशियल फॉर द 2026, नॉट द फाइनेंशियल ईयर 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। अभी हमने बात की 2024 की कि ये 5% आपका स्लो डाउन हुआ है, और आने वाले टाइम में ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2026 में 4.9% ये स्लो डाउन होगा, मतलब 5% से और ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपका हाई था 2024 में, विच इज़ 12.6%। इन्फ्लेशन रेट्स भी यहाँ पे इन्होंने जो है बताए थे कि 2024 में ये 5.9% आपके थे, वेरस 2023 में ये आपके 6.7% थे। ओके, देन ग्लोबल
ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये आपका देखा गया था 61% 2024 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अदर की पॉइंट्स की। जैसे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, नंबर ऑफ अ यंग पीपल नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, दैट इज नीट पीपल, जो यंग पीपल जो इस कैटेगरी में आपके हैं इन दी लो इनकम कंट्रीज, ये बढ़ गए हैं ऐसा बोला गया है। मतलब ऐसे लोग जो एजुकेशन में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और ट्रेनिंग में नहीं है, ऐसे लोग लो इनकम कंट्रीज में बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें मेंस की तो 15.8 मिलियन यंग मैन जो है इस लिस्ट में शामिल है, 28.2 मिलियन यंग विमेन शामिल हैं। और ये आंकड़े जो आपके हैं ये प्रीवियस ईयर से और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, 2023 के कंपैरिजन में 2024 में ये डेटा आपका और इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, जो रिपोर्ट है इट सेज ग्लोबल जॉब्स गैप जो है, ग्लोबल जॉब्स गैप इन 2024 इट इज एस्टिमेटेड कि ये 402.4 मिलियन पीपल यहाँ पे हमें गैप इनका देखने को मिल रहा है जिनके पास कुछ काम नहीं है। ठीक है, ग्लोबली यहाँ पे बात की जा रही है, 402.4 मिलियन पीपल ऐसे देखे गए हैं, ऐसे एस्टिमेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। इसके अलावा सदर्न एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इट इज़ एक्सपेक्टेड ये 6.2% ग्रोथ हमें देखने को मिले इन अ जीडीपी इन 2024 और 2025 में 5.8% हमें जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो थोड़ी कम है आपकी 2024 के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कि जो प्रोजेक्ट किया गया है इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.2% इन 2024 और 2025 में ये आपका कम हो जाएगा, 5.8% ये हो जाएगा, ऐसा प्रिडिक्शन दिया गया है इस रिपोर्ट में, विच इज़ रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण डीजी हैं गिलबर्ट फॉसन होंगबो। हेडक्वार्टर का लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसे 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन कर सकते हैं सजेशंस, या फिर आप हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे अपने सजेशंस भेज सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।